क्लास 7th। मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा कल हमने पाठ 2 किया था, उसी को आगे करते हैं। आगे हमारा वर्ण विच्छेद। हमने स्वर और व्यंजन पढ़ लिए थे, उनके भेद कर लिए थे। आगे है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। कि विच्छेद यानी अलग अलग करना हो गया, और वर्ण विच्छेद यानी कि वर्णों को अलग अलग करना। तो शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है, और वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो स्वर को उसके मूल रूप में लिखा जाता है और व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं तो उसके अंदर स्वर आवश्यक है। हमने व्यंजन की परिभाषा पढ़ी थी, तो इसलिए कि जब हम उनको अलग अलग करेंगे तो व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे और उसमें से उस स्वर को हम निकाल देंगे। जैसे कि ये है, पहला शब्द है राजा। ठीक है, तो राजा का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखो रै में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो रै के नीचे लगाया हमने हलंत, आगे प्लस में आया हमारा आ, यानी जो भी मात्रा है वो। फिर जय, जय के नीचे हलंत और प्लस में आ। ठीक है, ऐसे ही किला। अब कै में किसकी मात्रा है? ई की। कौन सी ई? छोटी ई। तो यहाँ पर कै के नीचे हलंत, फिर छोटी ई, फिर लय और आ। अब है देखो प्रभात। अब प्रभात में जब हम बोलते हैं तो आपको रै के जो उच्चारण समझाए थे कि रै कितने प्रकार के होते हैं, हमने 4 प्रकार के रै किए थे। जिसमें से जो नीचे रै होता है, नीचे वाला जो रै होता है वो कैसा होता है? वो रै पूरा होता है। लेकिन जिस व्यंजन में वो लगा होता है वो व्यंजन कैसा होता है? आधा होता है। तो हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो पै के नीचे हलंत, फिर आएगा रै, पै के बाद में क्या आएगा? रै। और फिर ये जो ए की मात्रा है वो किस में लगी हुई है? आपकी रै में। तो रै प्लस में ए, फिर भै, फिर आ, तय में ए। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही आगे है। अब देखो आश्रम। अब इसमें भी ये देखो कौन सा व्यंजन है आपका? संयुक्त व्यंजन है। ये आपको वैसे ही पता है कि किससे मिलकर बनता है। तो पहले लिखा हमने आ, क्योंकि ये मात्रा है। फिर श्रेय है। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है बेटा उसको भी हम अलग अलग करके लिखते हैं, यानी जिन 2 व्यंजनों से वो मिलकर बना हुआ है उन व्यंजनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो श्रेय प्लस में रै और रै के साथ में ए, मैं और ए। अब है कृपालु। कै में नीचे किसकी मात्रा लगी हुई है? री की। तो कै, फिर री की मात्रा, ऐसे की ऐसे री को हटाएंगे। पै, आ, ले और छोटा ऊ। ठीक है बेटा, समझ में आया? ऐसे ही कमल है। देखो इसके अंदर पूरे में सिर्फ ए है, तो कै के साथ में ए, मैं प्लस ए, ले प्लस ए। कीमत, कीमत में कै में बड़ी ई, फिर मैं प्लस में ए, तय प्लस में ए। अब है देखो ज्ञानी। तो गे हमारा कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन गे है वो किस किस से मिलकर बना है? जय और न। तो आपको इन दोनों को अलग अलग करके लिखना होगा। उसके बाद में जो मात्रा है वो आएगी आ और न। ठीक है बेटा, ऐसे ही कैसेला, कै, फिर ए, फिर सै में आई की मात्रा ले और आ। अब यहाँ पे है स्तप। यहाँ में पहला जो शब्द है, आप उस पहला जो वर्ण है वो कैसा है? आधा है। तो इसको हम आधा मतलब लिख के और इसके नीचे हलंत लगा देंगे, यानी इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। प्लस में तय, क्योंकि आधा जो सै था उसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हमने उसको कैसा लिखा? आधा। तय, ऊपर क्या है? अंग की मात्रा, तो अंग लिखेंगे। इसके नीचे बेटा हलंत नहीं आएगा, इसको हटा लेना क्योंकि ये स्वर है। फिर भय और ए। ठीक है बेटा, अब है उच्चारण संबंधी अशुद्धि और उनका संशोधन। की कुछ उच्चारण से संबंधित अशुद्धियां हैं, उनको हम सही करके कैसे लिखते हैं? जैसे बोलते हैं अशुद्ध है आहार। क्या होता है शुद्ध? आहार। साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है? साप्ताहिक। दीवार नहीं, दीवार। अतिथि, अतिथि। पूज्य, पूज्य। प्रभु, प्रभु। अधीन, अधीन। आज़ादी, शुद्ध रूप है इसका आज़ादी। बीमार में हमेशा बड़ी की मात्रा। ये कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं बेटा, वो आप बहुत बार कर देते हो। जैसे बीमार, बीमारी है, इसके अंदर हमेशा बड़ी आती है आगे। बीमार है उसमें भी बड़ी आएगी। पत्नी, बड़ी ई, पत्नी। पशु, पशु में छोटा ऊ आता है पशु। जो रुपया लिखते हैं, ये देखो आपको बताया था कि रै में जो ऊ की मात्रा है ये बड़ा ऊ है और ये छोटा ऊ है। तो रुपया कैसे लिखा जाएगा? छोटा ऊ के साथ में। ठीक है बेटा, अब है एक बार इनको
इसके दोहराने वाले बिंदु देख लेते हैं कि वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं हम वर्णमाला। वर्णों के भेद होते हैं दो, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में मुंह की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वरों की संख्या है 11। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। इसके अतिरिक्त 4 आपके जो संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। वर्ण विच्छेद में वर्णों को अलग अलग करके दिखाया जाता है। तो ये आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। आगे है प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर बेटा आपने कर लिए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण से आप क्या समझते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उदाहरण देकर, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं हमारे, स्वर तथा व्यंजन। 11 स्वर और व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं, जिन इसके कितने भेद हैं। तो स्वर किसे कहते हैं, अभी हमने आगे परिभाषा पढ़ी कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकले वो स्वर है। और स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें अन्य किसी वर्ण की सहायता, स्वर की सहायता लेनी पड़ी, वो व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों में अंतर कि जिनको बोलने में हमारी कम वायु, प्राण वायु जो निकलती है, यहाँ पर हमने पढ़ा था देखो कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा कम निकलती है वो अल्प प्राण, और जिनमें वायु की मात्रा और अधिक वेग से निकलती है वो महाप्राण। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर कि अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। अब है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति। अंग और अह को क्या कहते हैं हम, अयोगवाह कहा जाता है। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। फिर है गैर लैवे, कौन से व्यंजन है ये, अंतःस्थ व्यंजन है। गैर लैवे अंतःस्थ व्यंजन है। क्षेत्र ज्ञ श्र को कौन से व्यंजन कहते हैं हम, संयुक्त व्यंजन। श स है कौन से व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। अब है नीचे लिखे शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक का सही प्रयोग कीजिए कि हमें इसके अंदर अनुस्वार या अनुनासिक जो लगेगा वो लगाना है। तो सबसे पहले था क और घा, कघा, इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, अनुसार, तो क्या बन गया ये कंघा। ऐसे ही चा और द, चाँद, लेकिन हम जब इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा, चांद। ऐसे ही गांधी है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। अब ये पे और गा पगा था, लेकिन अब इसमें क्या ऊपर बिंदी लगाई यानी अनुस्वार लगाया तो क्या बन गया ये पंगा। ऐसे ही धंधा, मुंह, मेंढक और कांच। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक है कि अनुस्वार का उच्चारण सिर्फ नाक से होता है और अनुनासिक का उच्चारण है वो नाक और मुख दोनों से होता है। अब इसके बाद में है आपके बेटा वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद मैंने अभी आपको बताए थे, आप आराम से कर सकते हो सभी वर्ण विच्छेद को। एक मैं बताती हूँ, जैसे राष्ट्रपति है, इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए रे में किसकी मात्रा है, आ की। फिर से कैसा है, आधा है, तो सिर्फ से लिखेंगे, उसके आगे कोई भी स्वर हम नहीं निकालेंगे। फिर टे, और टे के नीचे ये क्या है बेटा, रे, कि जो नीचे से गोल जो शब्द होते हैं यानी बिना खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उनमें रे को हम इस तरह से लगाते हैं। तो टे के साथ में रे, फिर ए, फिर पे, ए, ते और ई। इस तरह से आप इनको सभी को आराम से कर सकते हो। आगे है शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध लिखना है त्योहार। त्योहार में क्या आएगा, त्योहार, इसके अंदर छोटे ओ की मात्रा आएगी। आशीर्वाद, तो आशीर्वाद को लिखते हैं, देखो बोलते हैं जब आशीर्वाद, तो रे कैसे आएगा, वैसे पहले, तो रे कहाँ लगेगा, वै के ऊपर, आशीर्वाद। ज्ञानी, तो क्या होगा, ज्ञानी। अध्ययन, क्या बनेगा इसका, अध्ययन। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होगा, क्या होगा, साप्ताहिक। आगे ऐसे ही है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। कुछ वर्ण दे रखे हैं जो हमें अलग अलग करके इनको हमें शब्द बनाना है। क और आ, का, मैं और ए, मैं, च, ओ, चो और रे, चोर, काम चोर। बे, ए, क्या हो गया, बे। ई, मैं, आ, न, ई, क्या बन गया, बेईमानी। के, ए, ले, ए, कल। से, ए, चे, आ, क्या बन गया, सच्चा।
तो इस तरह से आपको ये सभी जो एक्सरसाइज है बेटा ये बुक में फिल कर लेना, आपने कर रखी हो तो, नहीं कर रखी हो तो बुक में फिल कर लेना और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में नोट कर लेना। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/11। हमें 4/11 का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि मींस इसके साथ ऐसा क्या नंबर ऐड करूं, कौन सा रेशनल नंबर ऐड करूं कि इनका जो सम हो वो 0 हो जाए। तो अगर मैं 4/11 के साथ -4/11 ऐड कर दूं तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मींस एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 4/11 मेरा एडिटिव इनवर्स होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 18/35 माइनस 19/35। अब हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले देखो 18/35 माइनस विल मेक प्लस 19/35। अब देखो हमने डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता 35 इसका एलसीएम होगा। तो 18 और 19 को हम ऐड कर देंगे। 18 प्लस 19 विच इज इक्वल्स टू 37 अपॉन में 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -5/8 प्लस 7/12 प्लस -8/15 प्लस 3/10। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसमें ऑब्जर्व करा प्लस माइनस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस साइन पुट कर देंगे। डिनोमिनेटर में 8, 12, 15 और 10 है, इन सब का हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। अब इस एलसीएम को हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 18 है। अब इसको करते हैं 18 10 जा 180 और 10 5 जा 50 माइनस 50 प्लस, अब हम इसको 12 से करेंगे तो कितने जा पे आएगा, 15 जा पे, और 15 7 जा 105 माइनस 15 से हम इसको करेंगे तो 12 जा पे, और 12 8 जा 96 प्लस 10 से हम करेंगे 18 और 18 3 जा 54 माइनस 50 और माइनस 96, इन दोनों का टोटल करेंगे और 105 और 54 का दोनों का टोटल करेंगे तो 105 प्लस 54 हो जाएगा हमारे पास 159 माइनस 50 और माइनस 96, इनका टोटल हो जाएगा 146 अपॉन में 180। इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 159 माइनस 146, इनका डिफरेंस आ जाएगा 13 अपॉन में 180। दिस इज अवर answer. Next question, the sum of two rational number is -15/23 if one of them is -4/11, find the other. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि दो रैशनल नंबर का सम क्या होगा, -15/23 होगा। उनमें से एक रैशनल नंबर है -4/11। हमें अदर रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उस अदर रैशनल नंबर को हम क्या मान के चलते हैं, p/q। लेट द अदर रैशनल नंबर is equals to p/q. Now, according to question के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, p/q -4/11 is equals to -15/23। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया है। अब हमने ऑब्जर्व किया इस इक्वेशन में -4/11 को अगर मैं राइट साइड में शिफ्ट करूंगी तो यहाँ माइनस है, साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास p/q is equals to -15/23 प्लस 4/11, ये आ जाएगा। अब हमने ऑब्जर्व किया जो डिनोमिनेटर है हमारा 23 और 11 दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो इनके हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 253। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम इस एलसीएम को सोल्व करवाएंगे। 23 से हम 253 को डिवाइड करवाएंगे, 11 आ जाएगा। 11 की मल्टीप्लाई 15 से कराएंगे तो क्या आएगा, 11 15 जा 165 साइन पुट करेंगे माइनस, प्लस 11 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे 253 को तो आ जाएगा हमारे पास 23, और 23 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 92। अब -165 में से प्लस 92 है तो प्लस माइनस करेंगे तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 73 अपॉन में 253। दिस इज आवर अदर रैशनल नंबर 23/253।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रॉपर्टी। हमें इस ब्लैंक को फिल भी करना है, यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको फिल करना है और प्रॉपर्टी का नेम भी बताना है। -17/29 इज मल्टीप्लाई बाय 0। जब हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा हमारे पास। अब इस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देंगे, प्रॉपर्टी ऑफ 0। जब किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट में, 0, और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्रोडक्ट ऑफ 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6/13 मल्टीप्लाई ब्रैकेट बिगिन -12/7 मल्टीप्लाई 15/10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 15/16। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज है। हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। अब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यही प्रॉपर्टी हमारी इस क्वेश्चन में आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए इस प्रॉपर्टी का अकॉर्डिंग, 6/13 एंड -12/7। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हमने ब्लैंक भी फिल कर दिया है। और नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट में हमारा हो गया प्रॉपर्टी ऑफ 0 और सेकेंड पार्ट में आ गया हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है, P बाय Q मल्टीप्लाई R बाय S इज इक्वल्स टू R बाय S मल्टीप्लाई P बाय Q। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। हमारे पास P बाय Q की प्लेस पे पुट करना है -3/7 और R बाय S की प्लेस पे पुट करना है -5/14 पुट करना है। चलो अब हम इसको करते हैं। -3/7 इज मल्टीप्लाई बाय -5/14 is equals to -5/14 is multiply by -3/7। ये हमारी पुटिंग हो गई है। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। जो कैंसिल होता है उनको कैंसिल करेंगे, बट इसमें हमने ऑब्जर्व करा कोई कैंसिल होने के लिए नहीं है, तो हम प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। 3 5 जा 15, 7 मल्टीप्लाई बाय 14 98, माइनस माइनस विल मेक प्लस इज इक्वल्स टू 5 3 जा 15 एंड 14 7 जा 98, माइनस माइनस प्लस, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, इससे वेरीफाई हो गई। ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, 13/25 मल्टीप्लाई -50/78 मल्टीप्लाई 4/10। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें देखना, पहले हम इनको कैंसिल आउट करते हैं जो कैंसिल हो जाते हैं। तो 13 1 जा 13 एंड 13 6 जा 78, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। अब हमने यहाँ पे देखा 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 और 5 है, न्यूमिनेटर में 2 और यहाँ -1 है। तो -1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15। अब इसी तरह से आप इसके बाकी के पार्ट्स भी सोल्व करोगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव। Today I am Jyoti Chaudhary, your English teacher. This is for 7th class students. In previous video we discussed about the present tense. Now we completed with the present tense. Now let's start with the past tense. In past tense also we are having 4 kinds. As you know, we are having first is simple past tense. I will give you the rule. First of all, I will give you the rule of simple past tense according to the affirmative. First of all, I will give you the rule according to the affirmative. Affirmative is subject plus second form of the verb plus object. With second form of the verb, we identify the past tense. Affirmative rule is the same. Example is, I will give you the example of affirmative sentences. Rita wrote stories in her diary. So wrote is the second form of the verb. You will use in the past tense.
And according to the negative sentences, you have to put it between not. It means subject plus not plus second form of the verb plus object. In negative sentences, everywhere we will put not to make it negative. In positive sentences or affirmative sentences, we will write it down only second form of the verb. An example is with not. In negative sentences, we are going to put first form of the verb. Rita, subject plus did not. It means Rita did not write stories in her diary. By putting did not, you will come to know about the negative sentences. In negative sentences, use did not and first form of the verb to make it negative sentences. And third one is interrogative sentences. In interrogative sentences, we are going to start with the helping verb, and that is helping verb plus subject plus first form of the verb plus object and plus question mark. So example is, did Rita write stories in her diary? We are asking the question, so it is interrogative sentences. And I give you all the rules according to the different kinds. This is affirmatives and simple past tense rule. This is negative rule. How to are going to use negative sentences in the negative sentences. This is interrogative, how you are going to put questions to the interrogatively. So we completed with the simple past tense, students. Now I will tell you the next one. Now I will tell you about the past continuous tense. Past continuous tense में आप हमेशा past tense में क्या करेंगे, second form of the verb use करेंगे ही. Now I will give you the rule of affirmative and the positive sentence. This rule is related to the affirmative and positive also. Rule is subject plus was were. According to the subject, you are going to use was and were plus ing plus first form of the verb plus object. So example is, with the example you will easily you have to identify and understand very clearly. Rita was, यहाँ पे हमने singular use किया, तो we will going to use singular helping verb. Rita was writing stories in her diary. So in this you are going to use was ing with the first form of the verb. Next is negative. In negative sentences you are going to put not, subject plus was and were plus not plus first form of the verb plus ing and plus object. Same as this, only you have to mention the not. Rita was not writing stories in her diary. Same thing is there, but in negative sentences you are going to put not. In affirmative sentences you are not going to put any not or never. In interrogative sentences
interrogative sentences, same thing is there, but only you have to not you are not going to start with the helping verb first. Helping verb सब start करेंगे, was and verb plus subject plus first form of the verb plus ing and plus object, and at the end and you have to put it question mark. So helping verb से start करेंगे आप. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, इसको क्या जाएगा, वॉज रीटा राइटिंग स्टोरीज इन हर डायरी, एंड एट द एंड पुट द क्वेश्चन मार्क. सेम क्वेश्चन इज देयर यू आर आस्किंग अबाउट, एंड दिस इज इंटरोगेटिव एग्जाम्पल. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस. स्टूडेंट्स, जस्ट क्लियर दिस वीडियो by seeing this video you will understand these two types of tenses. Thank you everyone. Very warm morning to all my dear students of class 7th. This is Vinita ma'am from MLP International School, Rajpura. Welcomes you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are revising the syllabus of our science subject. So in today's video we are going to revise the short question answer and long question answers of the chapter 7, that is weather and climate and adaptation. Student, weather, climate and adaptations chapter mein you have read that what the content is included in this chapter: weather, climate, adaptation in animals to different climate, how the animals are how they become capable to adapt the different climatic conditions wherever they go, whenever they leave the or migrate the place, why this all these things occur. So let's start our revision work. Student, here we have the short question answer, the short answers questions. The first one is, how is climate different from the weather? Weather से climate किस तरीके से difference होता है student? Climate is an average daily and seasonal weather of a region taken over a long time. Student, क्या होता है, क्लाइमेट जो होता है, देखिए वो डेली का जो एवरेज चेंजिंग होती है सीजनल वेदर में, वो होता है एक पर्टिकुलर लॉन्ग टाइम. ओके, एंड सीजनल वेदर जो होता है वो एक रीजन का होता है टेकन ओवर लॉन्ग टाइम. वेदर लॉन्ग टाइम तक चलता है, बट क्लाइमेट जो होता है वो डेली का एवरेज होता है कि किस तरीके से सन धूप आई एंड फिर चली गई, फिर बारिश हो गई. तो यू कैन से दैट दिस इज द क्लाइमेटिक चेंज. एंड वेदर जो है गर्मी का सीजन चलता है तो वो लॉन्ग टाइम 2-3 months चलता है, तो लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट इज नेम द 4 elements of weather. 4 elements of weather are: the first one is temperature, second is rainfall, the third one is snowfall, and the fourth is wind. These all are the elements of the weather. Move to the question number 3 is the ability of an organisms to adapt to their surroundings. Okay, तो एबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो एबिलिटी होती है अपने सराउंडिंग्स जहां पर वो रह रहा है उसके कंडीशंस को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेना, उसमें ढल जाना, दैट इज कॉल्ड द adaptation. Okay, the fourth question is write 2 of the adaptive features of polar bear. Polar bear की 2 adaptive features बताने student, how they can survive in that surroundings where they live. The first one is they have small ears that help them to reduce heat loss. Student, उनके पास जो ears होते हैं they are the very small, because if they are having the larger, तो उसमें से हम आपने देखा होगा कि जो सर्दियां होती हैं देन हमारे ईयर्स, नोज वगैरह जो अगर हम इनको टच करें तो वो कुछ कुछ गर्म सी रहती हैं या मतलब ठंडी हो जाती हैं. कई बार किसी की ठंडी होती है, किसी की गर्म, तो वो इसलिए होती है कि क्योंकि उसमें से हीट लॉस होता रहता है. सो दे हैव वेरी स्मॉल ईयर्स दैट रिड्यूस द हीट लॉस. दे हैव लार्ज वाइड पॉज दैट हेल्प देम टू स्विम एंड वॉक इजिली. और उनके जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, वाइड मीन्स चौड़े होते हैं, दैट help them to swimming for the swimming and walking on the snow also. The next is, why do penguins live in flocks? When it is very cold, living in flocks keep them warm and they help to fight with their enemies. Penguins live in flock because when there is a lot of organisms living in a flock, then the heat that released from their body, जो हीट उनकी बॉडी से रिलीज होती है स्टूडेंट, वो मतलब उनके आसपास ही रह जाती है. सो
वो लूज नहीं होती है। सो उससे क्या होता है कि वार्मनेस भी बनी रहती है, एंड सेकेंडली वो अगर ग्रुप में रहते हैं तो वो उससे उनको मतलब एक आप कह सकते हो कि कोई मतलब एनिमी जल्दी उन पर अटैक नहीं करता है, एंड ग्रुप में हम किसी भी सिंगल एनिमी पर जल्दी से अटैक करके वो मतलब अपनी जीत कर सकते हैं, एंड दे कैन फाइट इजिली। ओके, नाउ here we have the long question answer. The first one is explain the difference between weather and climate. Weather and climate में आपको differentiations करना है. Now we will see it in the textbook. Student, here we have the difference between the weather and climate. The first one is weather is applicable to a smaller area, मे बी अ सिटी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज। स्टूडेंट क्या होता है, जो वेदर होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, उसमें या तो ग्रुप स्मॉल ग्रुप ऑफ सिटीज आ सकती हैं, ओके, और कोई एक पर्टिकुलर सिटी हो सकती है, कोई छोटा सा एरिया हो सकता है। बट द क्लाइमेट जो होता है स्टूडेंट, इट एप्लीकेबल टू अ मच लार्जर एरिया, मे बी अ स्टेट और अ रीजन। क्लाइमेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात की जा सकती है। सपोज दैट इफ यू आर लिविंग इन अ लोकल सिटी, या किसी भी आप लोकेलिटी में रह रहे हो, तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट बारिश अगर उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है तो पूरे स्टेट में होगी, ओके। बट क्लाइमेट जो है, अगर गर्मी है तो हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज ऑन द फुल और इन अ कंप्लीट रीजन और इन अ कंप्लीट स्टेट, ओके। सो दिस इज द क्लाइमेट। द नेक्स्ट इज वेदर डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म एटमोस्फेरिक कंडीशंस को बताता है, बट द क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म, लाइक 25 to 30 ईयर्स वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट रीजन, ओके। नेक्स्ट इज वेदर एट अ प्लेस में चेंज सडनली। जो वेदर होता है वो सडनली चेंज हो जाता है, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, बट द क्लाइमेट चेंज टेक प्लेस ओवर वेरी स्लोली ओवर अ लॉन्ग पीरियड। बट जो क्लाइमेट है, इट टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर द change. Okay, now there is a question number 2. Student, here we have the question number 2. How do altitude and distance from sea affect the climate of a place? Altitude, height and distance किस तरीके से affect करते हैं? So student, this is the answer of second question, that coastal areas we are talking about the distance from the sea. sea से distance जो होता है उसके बारे में बात करें। So the coastal areas are cooler than the inland areas. जो coastal areas होते हैं वो inland धरती पर जो areas होते हैं उनके मतलब coastal जो समुद्र के तट पर पड़ते हैं, and inland जो जिसके आसपास land ही पड़ता है, okay. These areas are also more humid than the inland areas. वो coastal areas जो होते हैं वो inland areas के comparison में ज्यादा humidity होती है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे कोस्ट होता है, समुद्र तट होता है, तो वहाँ से हवाएं बहती रहती हैं। बिकॉज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड कैरीज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया दैट जो विंड जो होती है ब्लो करके आ रही होती है वो लॉट ऑफ मॉइस्चर कैरी करती है। दैट इज द रीजन कि कोस्टल एरियाज के कंपेरिजन कोस्टल एरियाज की जो वो कोस्टल एरियाज होते हैं वो ज्यादा कूलर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द एल्टीट्यूड। द लो एल्टीट्यूड एरियाज लाइक, from here you have to mention the low altitude areas like the coastal regions have moderate climate, and as we rise toward the higher altitude it gets colder. जैसे देखिए लो लैंड जो लो एल्टीट्यूड के एरियाज होते हैं, लो लैंड पे मतलब आप कह सकते हो जो अर्थ से टच में जो ज्यादा दूरी पे नहीं होते स्टूडेंट, वो जो एरियाज होते हैं उनमें मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ओके। ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, तो लाइक दैट, ओके। बट जैसे जैसे वी गेट द हायर अबव द एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम अप इन द स्काई जाते हैं, दैट इट बिकम्स द कोल्डर, ओके। बिकॉज वहां पर क्या होता है स्टूडेंट कि आप कह सकते हो एक तो लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी वजह से जो कूलर होता है वहां पे वो मतलब मिक्सअप होके तो इस तरीके से रहता है। बट बिकॉज देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम हेयर टू ओनली हेयर, इट इज बिकॉज द एयर बिकम्स लेस डेंस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जैसे कि ऊपर हम जाते जाते तो वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द एयर होती है वो कम होती रहती है, तो वो जल्दी गर्म नहीं होती। दैट इज द रीजन, बट यू हैव टू लर्न आंसर फ्रॉम हेयर टू ओनली हेयर, ओके। मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 is describe adaptation in penguins to polar regions. Okay, you have to describe the adaptations in penguins. Penguins में adaptations कैसे होती हैं? Penguins have flippers which help in swimming. Penguins के पास flippers होते हैं, उनके जो आपने sides में wings देखे होते हैं वो swimming में help करते हैं। They have short tail, उनकी पूंछ जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जिसकी वजह से वो land पर easily चल सकते हैं। And strong sense of vision under water for locating prey.
और उनकी जो विजन की पावर होती है, आईज साइड बहुत ही अच्छी होती है, जिससे वो प्रे आसानी से कैच कर सकते हैं। थिक स्किन हैविंग अ लॉट ऑफ फैट स्टोर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, और उनकी जो मोटी स्किन होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा फैट स्टोर होता है, बिकॉज दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ आर द कैमल्स अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट्स के अडेप्टेशन के बारे में बात करनी है। यू नो अबाउट द कैमल अलॉट्स बिकॉज यू हैव सी द कैमल ऑल्सो। उसका फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ फैट देयर हम्स। वो अपने हम्स में, आपने देखा होगा कैमल जो होते हैं उनके इस तरीके से कुछ हम्प निकला होता है, दैट इज नोन एज द हम्प। उसमें वो बहुत सारा फैट स्टोर करके रखते हैं, फूड स्टोर कर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट की तरह से। ओके, दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ईटिंग और ड्रिंकिंग। बिना खाए और बिना पिए वो काफी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज दे हैव ब्राउन कलर्ड स्किन, हैव देम टू मर्ज विद द बैकग्राउंड। और उनकी जो स्किन होती है वो ब्राउन कलर की होती है, जिससे कि वो उस सैंड में उनका कलर जो है वो छुप जाता है, मिल जाता है। कैमल्स हैव लॉन्ग आईब्रोज दैट प्रोवाइड शेड फ्रॉम द ब्राइट सन। और उनकी जो आईब्रोज होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं, दैट इज बिकॉज उनके पास जो सन की लाइट आती है उससे उनकी आईज प्रोटेक्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, वी हैव डन अवर 4th क्वेश्चन। नाउ 5th इज हाउ आर एनिमल्स लिविंग इन हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज एडेप्टेड टू कीप देयर बॉडीज कूल। किस तरीके से जितने भी हॉट और ह्यूमिड एरिया में जो एनिमल्स रहते हैं वो किस तरीके से अपनी बॉडी को कूल करते हैं। एनिमल्स स्टेइंग इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लूज देयर एक्सेस बॉडी हीट इन फॉर्म ऑफ स्वैट which after evaporations produce a cooling effect on the body। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जितने भी एनिमल्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं उनकी बॉडी से जितना भी स्वेट रिलीज होता है वो मतलब हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, गर्मी निकलती रहती है। किस फॉर्म में? स्वेट्स के फॉर्म में। जैसे हमारी बॉडी से गर्मी ने स्वेट निकलता है तो वो क्या करता है, स्वेट जो है एक कूलर की तरह काम करता है, वो हमारी बॉडी पे लगा रहता है तो कपड़ों में जाके देन जब गर्म हवाएं आती है तो वो धीरे धीरे उससे मतलब मिक्सअप होके और वो ठंडा सा इफेक्ट हमारी बॉडी को देता है। ओके, नाउ सम एनिमल्स अडेप्टेड सच अ वे दैट दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। और कुछ एनिमल्स ने तो अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि वो कितनी भी हाई टेम्परेचर को अपने आप टॉलरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल। Welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class, we complete our 4th chapter of geography, short and long question. And today we start our 5th chapter of geography, named Elements of Weather and Climate. In this chapter, we do our short and long questions because we do the exercise of this chapter in previous class. Let we start our class. What are ocean currents? कि ocean currents क्या होती हैं, समुद्रीय धाराएं क्या होती हैं। An ocean current is a continuous directed movement of ocean water that flows in one of the earth's ocean। कि ocean currents क्या होती है, continuous process होती है वाटर की घूमते रहना, ठीक है, कि वाटर का घूमते रहना एक प्रोसेस में, ये ही ओशियन करंट्स कहलाता है। जो जैसे कि ये अपना ओशियन है, इसके अंदर जो पानी ऐसे ऐसे घूमता रहता है उन्हीं को ओशियंस करंट कहते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर विंड घूमती है ना, ऐसे ही जब अर्थ ओशियंस का पानी घूमता है तो उसको ओशियन करंट कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 हीट जोन्स। कि 3 हीट जोन्स कौन सी हैं? तो फर्स्ट है टोरिड जोन, सेकेंड है टेम्परेट जोन एंड थर्ड है फ्रिज जोन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच इज द हॉटेस्ट हीट जोन। कि सबसे गर्म हीट जोन कौन सी है? टोरिड जोन इज द हॉटेस्ट हीट जोन बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन इट। कि टोरिड जोन कहाँ पे होता है? जो अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है और इसके बीच में जो इक्वेटर के दोनों तरफ होती है वो टोरिड जोन होती है। तो सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये रेज, ये जोन जो है वो सबसे हॉटेस्ट जोन है। ओके स्टूडेंट्स, कि ये हॉट जोन क्यों है? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो सन की रेज है वो डायरेक्टली पड़ती हैं और इसीलिए इसे हीट जोन कहते हैं, और मतलब हॉटेस्ट हीट जोन कहते हैं। हीट जोन तो तीनों ही है लेकिन ये हॉटेस्ट हीट जोन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम 2 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन। की एक प्रदेश के टेम्परेचर को कौन से 2 कारक प्रभावित करते हैं? आंसर इज फर्स्ट लैटिट्यूड, सेकेंड एल्टीट्यूड।
फर्स्ट लैटिट्यूड है और सेकंड लैटिट्यूड है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाना और लैटिट्यूड मतलब दूरियां, मतलब ये जो अपनी होती हैं लेटी हुई लैटिट्यूड्स होती हैं और ऊंचाइयों पे जब जाते हैं तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू विंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन, कि जो विंड है, हवा है, वो किसी प्रदेश के टेम्परेचर को कैसे प्रभावित करती है। आंसर इज विंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए रीजन बाय ट्रांसफर हीट, कि विंड्स कैसे अफेक्ट करती हैं कि हीट को एक जगह से टेम्परेचर, मतलब कि एक जगह के टेम्परेचर को किस तरह से प्रभावित करती हैं कि जो हीट को है ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाती है, क्योंकि जब वायु गर्म होती है तो ऊपर उठती है और ठंडी होने के बाद नीचे आती है। तो गर्म हवा जब ऊपर चली जाएगी तो ठंडी हवा नीचे आएगी, तो नीचे का एनवायरनमेंट ठंडा हो जाएगा। When warm winds blow over a area, increase the temperature and cold air reduce the temperature, कि जब किसी प्रदेश में गर्म हवाएं बहेंगी तो वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, वहाँ पे एनवायरनमेंट गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जहाँ पे कूल एयर होंगी वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो कोल्ड एरिया कहलाएगा। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, कि वेदर एंड क्लाइमेट के बारे के अंदर हमें डिफरेंस बताना है। फर्स्ट हम वेदर पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्लाइमेट कर लेंगे 1-1 पॉइंट करके। द कंपोजिशन द कंडीशन ऑफ एटमोसफियर ऑफ द प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर जो कंडीशंस होती है एटमोसफियर में उनको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि लॉन्ग पीरियड के अंदर जो कंडीशंस होती हैं उनको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ वेरी डायनेमिक एंड कैन चेंज रैपिडली, और ये जल्दी से चेंज हो जाता है, मतलब ये इतना गतिशील है कि जल्दी चेंज हो जाता है। सेकेंड इज एन एरिया टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स और मोर, कि एक एरिया जो मतलब 35 से 30, 40, 50 साल ले लेता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्लाइमेट कहते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फैक्टर दैट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, कि उन फैक्टर्स के बारे में बताइए जो किसी प्लेस के टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं। आवर आंसर इज फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। फर्स्ट लैटिट्यूड, टेम्परेचर रिड्यूसेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से दूर जाते हैं लैटिट्यूड्स पे, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होता जाता है। एल्टीट्यूड, टेम्परेचर रिड्यूस विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, ये तो हम लैटिट्यूड्स पे जा रहे हैं ऊपर, ठीक है, लेकिन ये एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, किसी माउंटेन की ऊंचाई ऐसे, तो जब हम लैटिट्यूड पे जाते हैं तो कम होता है, लेकिन जब हम एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो भी एल्टीट्यूड का तो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर का रिड्यूस होता है। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि समुद्र से दूरी। Places near the sea enjoys moderate climate because water takes longer heat up and cool down as compared to land, कि जो समुद्र से दूर होते हैं वहाँ की, जो समुद्र के पास होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट होती है, क्योंकि जो वाटर जल्दी से तो वाटर देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। टेक्स लॉन्गर हीट अप, कि जल्दी से गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा नहीं होता कंपेयर टू लैंड, तो इसीलिए जो समुद्र के सहारे जो किनारे जो लोग रहते हैं वो एक मॉडरेट, एक सुहावनी जो जलवायु का आनंद लेते हैं। मतलब 3 है हमारे, पहला लैटिट्यूड है कि लैटिट्यूड पे जितना हम लैटिट्यूड पे जाएंगे हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होगा। दूसरा एल्टीट्यूड है कि एल्टीट्यूड पे हम जितना एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर उतना रिड्यूस होगा। थर्ड है डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि जितना हम समुद्र से दूर आएंगे उतने ही ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि रेत जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा होता है, तो इसलिए वेरिएशन हो जाता है टेम्परेचर में। आवर थर्ड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अबाउट द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आंसर इज हीट जोन, अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स, की अर्थ 3 हीट जोन्स में बटी हुई है, मैंने अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कराया था। फर्स्ट है टॉरिड जोन, लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में है। सेकंड है हॉटेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, कि ये हॉटेस्ट जोन है, सबसे गर्म जोन है। सेकंड टेम्परेट जोन, इट इज़ नाइदर वेरी हॉट और नाइदर वेरी कोल्ड, कि ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडी है।
It lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle in North Hemisphere and between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in Southern Hemisphere. कि ये लाई करती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो कहाँ से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल में, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल में सदर्न हेमिस्फीयर में. थर्ड इज फ्रिज जोन. इट इज द कोल्डेस्ट जोन. ये सबसे ठंडी जोन होती है. लाइज बिटवीन अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल इन नदर्न हेमिस्फीयर. कि अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में होती है फ्रिज जोन सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, और नॉर्थ गोलार्ध में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज ईच हीट जोन्स हैव एंड व्हाई. कि प्रत्येक जो हीट जोन्स है उनमें कैसी क्लाइमेट है, उदाहरण देना है हमें. टॉरिड जोन. इट इज द हॉटेस्ट जोन बिकॉज दे रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन इट. कि टॉरिड जोन सबसे गर्म जोन है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो इसके ऊपर वर्टिकली गिरती हैं, मतलब सीधी गिरती हैं. सेकेंड इज टेम्परेट जोन. टेम्परेचर इज मॉडरेट इन दिस जोन. इस जोन के अंदर टेम्परेट सुहावना होता है, नाइदर वेरी हॉट और नाइदर वेरी कोल्ड. द रेज ऑफ द सन फॉल स्लैंटली थ्रू आउट द ईयर. और पूरे साल इसमें क्या रेज क्या है, तिरछी पड़ती हैं. थर्ड इज फ्रिज जोन. इट इज द कोल्डेस्ट जोन. ये सबसे ठंडी जोन है. द सन रेज दैट रीच द पोलर रीजन आर मोर स्लैंटेड. और यहाँ पे बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही तिरछी पड़ती है. जैसे देखिए ये सन का डायग्राम है, ये अपनी टॉरिड जोन है तो इसके ऊपर तो सीधी पड़ रही है, ठीक है. फिर ये टेम्परेट जोन है तो थोड़ी तिरछी पड़ रही है, और ये फिर फ्रिज जोन है तो बिल्कुल ही तिरछी पड़ रही है. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल. In this chapter we learn about climate, weather, factor affecting weather, temperature and heat zones of the earth. Okay, I hope you understand all these questions and learn them carefully for your examinations. Thank you. Have a nice day. Good morning to you all. Welcome to your online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session tell you subject GK, class is 7th and chapter is 14 and 15. Our chapter name is important commercial cities. Means जो बिजनेस के लिए जो सिटी फेमस है इंडिया की, उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. You have to see that video. Our first question is the main business activity of the city of Karnataka is IT owing to a tending contributor to India IT industry. Means इसको इंडिया की IT इंडस्ट्रीज के लिए फेमस माना गया है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन घाटी के नाम से भी जाना जाता है. और यहाँ पे बहुत सारी IT's कंपनी है. तो आंसर इज बेंगलुरु. दैट इज द कैपिटल ऑफ स्टेट Karnataka. Okay. Next one is this city is famous for its diamond and textile industry in Gujarat. ये सिटी कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में है और ये डायमंड के लिए और टेक्सटाइल के लिए फेमस है. मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड हेयर. पूरे वर्ल्ड का 90% जो डायमंड्स है वो कहाँ पे कट और पॉलिश किए जाते हैं? सूरत. दैट्स इन गुजरात स्टेट. Next one, 3 is this city of Andhra Pradesh is known as the city of pearls. It is a famous for business activity like trade, transport, commerce, storage, communication and pharmaceutical industries and IT. ये सिटी बिजनेस पर्पज के लिए बहुत ही फेमस है और दैट इज द कैपिटल ऑफ स्टेट आंध्र प्रदेश. और इसका अब नाम चेंज कर दिया गया है. पहले इसका नाम हैदराबाद था और अब इसको अमरावती, मीन्स जो आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसकी कैपिटल अब चेंज करके क्या कर दी गई है? अमरावती. ओके. और प्रीवियस टाइम में थी हैदराबाद. नेक्स्ट वन इज दिस सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ ऑरेंजेस. इसको संतरों का शहर कहा जाता है. इट इज कॉल्ड सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. और इसको जो महाराष्ट्र की जो फर्स्ट कैपिटल है वो कौन सी है? बॉम्बे, मुंबई. और इसको सेकंड कैपिटल के नाम से जाना जाता है. एंड ए बॉम्बिंग सर्विस हब.
Okay. तो आंसर इज नागपुर. Next one, question number 5. This city is also called Pink City and it's famous for its gem, jewelry and food product and garments. Okay, answer is Jaipur. That is the capital of state Rajasthan. Student, that is also famous for its various historical palaces. इसमें बहुत सारे महल भी है, जस्ट लाइक दैट जल महल, हवा महल, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे महल भी है और इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज दिस सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ गुजरात. इसको गुजरात की फाइनेंशियल मीन्स जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानी जाती है. इट इज फाउंडेड बाय सुल्तान अहमद शाह इन 1411. इट इज एन इमर्जिंग IT हब ऑफ इंडिया. और ये भी एक तरह से इंडिया का IT हब माना जाता है. आंसर इज अहमदाबाद. यहाँ पे भी बहुत सारी ITs कंपनी है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया. इट इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट. और ये 2 स्टेट की कैपिटल है, जिसमें से एक आपका स्टेट हरियाणा भी है. द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ दिस सिटी आर पेपर मैन्युफैक्चरिंग, बेसिक मेटल्स एंड अलॉय एंड मशीनरी. और इसमें जो मेटल्स और मशीनरी के लिए ये फेमस है. आंसर इज चंडीगढ़. ओके, दैट इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बोथ स्टेट. नेक्स्ट वन, दिस इज ए मेजर पोर्ट सिटी ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, द सेकेंड लार्जेस्ट कॉमर्शियल सिटी ऑफ केरला. इट इज डीप वाटर हार्बर एंड इट ओपन ईयर राउंड. ओके, तो आंसर इज कोचीन. ये भारत की एक बंदरगाह है जहां से जो अदर कंट्री उनके साथ ट्रेडिंग भी किए जाते हैं और ये पोर्ट माना जाता है एक तरह से. ओके, नाउ चैप्टर नंबर 15, स्पेशल नेम्स. हियर सम cities name are given and some nickname are given. Okay, you have to learn that. डायमंड हार्बर किसके नाम से जाना जाता है? कोलकाता. जो कोलकाता सिटी है उसको डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट वन इज फॉरबिडन लैंड. ये किसको माना जाता है? तिब्बत को. नेक्स्ट वन, लैंड ऑफ मॉर्निंग स्टार. आंसर इज कोरिया. प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, स्विट्जरलैंड. सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है? रोम. नेक्स्ट वन इज गार्डन ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का जो गार्डन है उसको किसको माना जाता है? तंजौर. नेक्स्ट वन है लैंड ऑफ 1000 लेक. आंसर इज फिनलैंड. हजारों जो झीलों हैं उनको धरती किसे कहा जाता है? फिनलैंड को. लैंड ऑफ राइजिंग सन. आंसर इज जापान. मीन जब सूर्य सबसे पहले अगर राइज होता है तो कौन से कंट्री में शो होता है? जापान में. नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ नील, इजिप्ट. नेक्स्ट वन इज डार्क कॉन्टिनेंट. डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन सा कॉन्टिनेंट जाना जाता है? अफ्रीका. और हमारे इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया. दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट वन इज लैंड ऑफ कंगारू. कंगारू की धरती किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट वन इज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट. आंसर इज थाईलैंड. जो व्हाइट एलिफेंट है वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? थाईलैंड में. नेक्स्ट वन इज लैंड ऑफ मिडनाइट सन. आंसर इज नॉर्वे. लैंड ऑफ थंडर बोल्ट. आंसर इज भूटान. एंड होली लैंड, पवित्र धरती किसे कहा जाता है? पैलेस्टाइन. ओके, so student, that are the nickname of some cities. You have to learn that for your exam. Okay, and make 5 matchup for in your notebook. You have to make a 5 matchup in your GK notebook and write that in notebook. एंड चैप्टर नंबर 14 में से आपसे क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि आपको 5 इंडिया की जो इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सिटी है उनके नाम बताने हैं. ओके, तो यू हैव टू लर्न ऑल द सिटी एंड ऑल्सो लर्न फॉर विच दिस सिटी इज फेमस. मीन्स किस रीजन से सिटी फेमस है, आपको ये भी लर्न करना है. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.